गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। लास्ट 3 वीडियोस में हमने ओपैम्प के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, उन सब के बारे में देखा। आज से जो पार्ट 4 स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में भी पार्ट 5, पार्ट 6 एंड सो ऑन 4 to 5 पार्ट्स और आएंगे इस चैप्टर की। उन सभी के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं ओपैम्प की, कि ओपैम्प कहाँ कहाँ यूज़ आता है। जैसे मैंने इसके स्टार्टिंग में आपको, जब हमने स्टार्ट किया था ओपैम्प, तो मैंने बताया था कि हमारी कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इस चैप्टर की, इस यूनिट की जो मेन पार्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो यही पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब कि एप्लीकेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस, जो कि स्टार्टिंग की एप्लीकेशन है, सबसे बेसिक एप्लीकेशंस हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। तो हम स्टडी करेंगे एडर के बारे में। एडर को हम बोलते हैं समर, या फिर जोड़ने वाला, सबट्रैक्टर। और थर्ड हम देखेंगे वोल्टेज फॉलोवर। एडर, यहाँ पे दो तरह के एडर यूज़ करेंगे हम। दो तरह के एडर के बारे में पढ़ेंगे, इन्वर्टिंग एडर और नॉन इन्वर्टिंग एडर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपैम्प को एज एन एडर हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। एडर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर दो या दो से अधिक एनालॉग सिग्नल्स की ज़रूरत है, और वो भी कैसे, उन दोनों के जोड़ की, उन दोनों को कंबाइन करके हमें एक सिंगल आउटपुट चाहिए। ऐसी एप्लीकेशंस में, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जहां हमें दो या दो से अधिक एनालॉग सिग्नल्स को ऐड करके या कंबाइन करके, जोड़ के एक सिंगल आउटपुट जनरेट करना है, वहाँ वो जो सर्किट यूज़ करेंगे उसे हम बोलेंगे समर, या फिर समिंग, या फिर एडर एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर तो है ही है हमारा ऑपरेशनल। ओपैम्प क्या है? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जो भी इसको इनपुट दिया जाता है उसको एम्पलीफाई तो करेगा ही। दूसरा, इसे एडर के जैसे भी काम करना है, मतलब कि दोनों या तीनों जितने भी आपने इनपुट्स दिए हैं उन सबको जोड़ के एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करे इसके आउटपुट टर्मिनल पे, उसे ही हम एडर कहते हैं। इसे हम वोल्टेज एडर भी कहते हैं, क्योंकि हम जनरली इनपुट्स में वोल्टेज लगाते हैं। देखिए, ये दो तरह का होता है। दो तरह का किस पर डिपेंड करेगा? एक होता है इन्वर्टिंग एडर, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग एडर। ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो हमारा एडर है वो नॉन इन्वर्टिंग एडर है या इन्वर्टिंग एडर है। वो डिपेंड करता है कि जो हमने इनपुट्स अप्लाई किए हैं सर्किट के ऊपर, जो भी इनपुट्स हमने अप्लाई किए हैं वो कौन से टर्मिनल्स पे अप्लाई किए हैं। तो जो भी इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं, उन सब को ऐड करके आउटपुट में जनरेट करने का काम एडर का होता है। अगर वो इनपुट्स हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएं, जो कि मैंने इस सर्किट में दिखाया है आपको, नेगेटिव टर्मिनल हमारा कौन सा होता है? इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जब हमने इनपुट्स हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया है तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्टिंग एडर। वहीं और दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करके रखेंगे। वहीं अगर हम इनपुट्स, जो कि हमने ये इनपुट्स अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर दें और इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, इन्वर्टिंग इनपुट पे कुछ भी अप्लाई नहीं करें, तो उस एडर को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एडर। आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हम जिसे एडर कहते हैं वो होता है इन्वर्टिंग एडर ही। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि इन्वर्टिंग है एडर है, मतलब कि जो भी इनपुट्स इस पे अप्लाई किए गए हैं आपने, उनको ये ऐड तो करेगा ही, प्लस उसके साथ साथ इन्वर्ट भी कर देगा, मतलब उसकी फेज शिफ्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगी ही आएगी। वहीं जो नॉन इन्वर्टिंग एडर होता है वो सिंपली ऐड करता है। इसे हम स्केलिंग या फिर एवरेजिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। स्केलिंग या एवरेजिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि जो भी इनपुट्स अप्लाई किए हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, उन सब का एवरेज एज ए औसत, एज ए आउटपुट में प्रोड्यूस करें। अब हम देखते हैं इन्वर्टिंग एडर किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। इन्वर्टिंग एडर डिज़ाइन करने के लिए हमने इन्वर्टिंग एडर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट्स दिए गए हैं। हमारे ओपैम्प के दो टर्म इनपुट्स होते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल।
तो यहाँ हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनपुट्स अप्लाई किए हैं जिनका समेशन या जिनका एडिशन हमें आउटपुट में चाहिए। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने दो इनपुट्स लगाए हैं हमारे V1 और V2, दो इनपुट रेजिस्टेंस है R1 और R2, RF हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नाउ इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो है VA और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है VB। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेजेस वर्चुअली इक्वल होते हैं, वर्चुअली बोथ द टर्मिनल्स आर ग्राउंडेड। रियलिटी में ये नहीं होता, लेकिन वर्चुअली हम ये मानते हैं कि दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज सेम होता है। तो चूंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, इट मीन्स VB की वैल्यू हो गई 0। तो बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो इनपुट्स लगाए हैं, तो ये वैल्यू 0 कैसे हुई। ये है इनपुट वैल्यू, लेकिन टर्मिनल की वोल्टेज माना जाता है जो कि टर्मिनल के जस्ट पास में जो नोड होता है वहाँ का वोल्टेज को ही टर्मिनल का वोल्टेज कहा जाता है। तो जो ये नोड है इसका वोल्टेज ही टर्मिनल का वोल्टेज कहलाया जाता है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग VA की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। अब हम इस नोड के ऊपर हम इस पे इक्वेशंस, करंट इक्वेशन, नोडल इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, KCL। अकॉर्डिंग टू नोडल इक्वेशन क्या होता है, सारे करंट्स की वैल्यू समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि VA से नोड इन्वर्टिंग टर्मिनल से सारे करंट्स लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उन सभी करंट्स के सम की वैल्यू कितनी इक्वल टू हो जाएगी, 0 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे नोडल लगाते हैं तो इस ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस V1 अपॉन R1। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी VA माइनस V1 अपॉन R1 प्लस VA माइनस V2 अपॉन R2 प्लस VA माइनस V0 अपॉन RF। तीनों ब्रांचेज में हमने करंट की इक्वेशन लिख ली और तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। चूंकि VA और VB की वैल्यू कितनी है, 0, तो हमने VA की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास इक्वेशन बनी माइनस V1 अपॉन R1 प्लस माइनस V2 अपॉन R2, और ये जो वैल्यू थी वो इक्वल टू के इधर जाने की वजह से साइन हो गया हमारा पॉजिटिव, V0 अपॉन RF। फर्दर हम इस RF को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो माइनस इंटू माइनस माइनस हमने यहाँ से कॉमन लिया, RF इंटू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2। ये हमारी वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है कि हमें एक दोनों इनपुट्स का सम तो मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ एक स्केलिंग फैक्टर भी साथ में है। अगर हम R1 और R2, RF इन तीनों की वैल्यू को इक्वल कर दें R के, ये सब डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग पे कि हम हम अपने एडर को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कर दें, मतलब हम डिज़ाइनिंग के टाइम पे तीनों वैल्यूज़ इक्वल लें, तो उस सिचुएशन में हमारे तीनों वैल्यूज़ किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर। R से R कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, और हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी V0 इज इक्वल्स टू माइनस V1 प्लस V2, जो कि क्या बताती है कि जो भी दोनों इनपुट्स लगाए हैं उन दोनों इनपुट्स का सम हमें आउटपुट में मिल रहा है विथ अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। क्योंकि इसका नाम ही है इन्वर्टिंग एडर, मतलब कि इसके ऊपर जो भी इनपुट्स हमने अप्लाई किए हैं ये उनका क्या देगा, आउटपुट उस किसके इक्वल होगा, उन सभी इनपुट वोल्टेज के सम के बराबर होगा, और साथ ही साथ एम्पलीफाई होगा। और चूंकि इन्वर्टिंग एडर है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए जो हमारी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो होगी माइनस V1 प्लस V2। इसलिए इसे कहा जाता है समर या फिर इन्वर्टिंग एडर। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग एडर। नॉन इन्वर्टिंग एडर का मतलब क्या होगा कि वो समर या वो एडर जो कि नॉन इन्वर्टेड सम हमें आउटपुट में दे, मतलब कि उसके इनपुट्स, जिनका इनपुट्स का हमें सम चाहिए आउटपुट में, वो सभी इनपुट्स हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किए हैं, उस एडर को बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग एडर। नॉन इन्वर्टिंग एडर को हम स्केलिंग एडर भी बोलते हैं या एवरेजिंग सर्किट भी कहते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत। किसी भी तीन, जैसे सपोज कीजिए दो चीज़ों का औसत क्या होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2,
तीन वैल्यूज़ का औसत क्या होगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। तो उसी तरीके से इसे हम एवरेजिंग सर्किट भी कहते हैं कि अगर हमें आउटपुट में किसी तीन वैल्यूज़ का या दो वैल्यूज़ का, दो इनपुट वोल्टेजेस या तो तीन इनपुट वोल्टेजेस का एवरेज औसत अगर आउटपुट में चाहिए तो हम वो इनपुट्स किस पे अप्लाई करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एडर पे। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है हमारा V1 और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है V2। इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे हमने तीन इनपुट वोल्टेजेस लगाए हैं, VA, VB एंड VC। मतलब इन तीनों का हमें सम आउटपुट में चाहिए। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया हुआ है RF रेजिस्टेंस से, और जो इनपुट में तीनों रेजिस्टेंस लगाए हैं उनकी वैल्यूज़ हमने सेम रखी है। तो सबसे पहले हम इसको हमको ये पता है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग V1 पे जो वोल्टेज होगा वो ही V2 पे वोल्टेज होगा, दैट वी नो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, V1 वोल्टेज निकालते हैं। V1 टर्मिनल पे क्या वोल्टेज होगा। V1 वोल्टेज निकालने के लिए हमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी पड़ेगी। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि जब हमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्सेज प्रेजेंट हो तो हम एक वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे और बाकी दोनों को शॉर्ट कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को हटा देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ग्राउंड से रिप्लेस कर देंगे, उस सिचुएशन में हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जैसा ये सर्किट बन जाएगा और V1 वोल्टेज आएगा सिर्फ और सिर्फ VA की वजह से। उसी तरीके से हम VB की वजह से निकालेंगे और उसी तरीके से हम VC की वजह से निकालेंगे, और तीनों वोल्टेजेस की वजह से जो जो वोल्टेज यहाँ मिलेगा उन सब का सम हम करके आउटपुट में हमें V1 वोल्टेज मिलेगा। तो VA वोल्टेज की वजह से, सोर्स की वजह से V1 की वैल्यू क्या आएगी, R/2। R/2 क्यों आया, इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्या होंगे ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना निकलता है, R/2। तो R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस R/2 इंटू VA, R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस R/2 इंटू VA। ये एक वोल्टेज हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ VA की वजह से। उसी तरीके से जब हम VA और VC को तो शॉर्ट कर देंगे और सिर्फ VB को कंसिडर करेंगे, उस केस में हमें आउटपुट मिलेगा V1 पे वोल्टेज मिलेगा R/2 अगेन अपॉन R प्लस R/2 इंटू VB एंड सिमिलरली R/2 अपॉन R प्लस R/2 इंटू VC। तीनों को जब हमने सम किया और सॉल्व किया, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएगी, और जब इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा R/2, नीचे आ जाएगा 3R/2। R/2 से R/2 कैंसिल एंड वी विल गेट VA प्लस VB प्लस VC अपॉन 3। तो ये हमारा V1 वोल्टेज मिला, तीनों का एवरेज। ये जो तीनों वोल्टेजेस थे उनका एवरेज हमें V1 पे मिल गया। अब जब V1 पे जो वोल्टेज है, V2 पे कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है, उस केस में ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के जैसे काम करेगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के जैसे। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस RF/R1 इंटू वोल्टेज V1 का, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा भी था। तो उसी तरीके से हमारा आउटपुट इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस RF/R1 इंटू V1। V1 की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ रखेंगे और ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अब इस आउटपुट इक्वेशन को आप देखेंगे तो हम समझ में आएगा कि तीनों वोल्टेजेस का सम है, लेकिन एक फैक्टर साथ में आ रहा है, इसलिए इसे स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। अब अगर अपन ये वैल्यू माने कि आउटपुट इक्वेशन हमारी तीनों के एवरेज, तीनों इनपुट्स के एवरेज और गेन के प्रोडक्ट के इक्वल है, हम इस आउटपुट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ RF/R1। अगर हम सपोज कीजिए 1 प्लस RF/R1, इसकी वैल्यू इस तरीके से चूज़ करते हैं कि इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाए 3, तो वो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ समेशन। तो फाइनल वैल्यू डिपेंड करती है हमारी फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस पे। तो अभी हमने वैल्यूज़ चेंज नहीं करी है, तो ये जो हमारी आउटपुट इक्वेशन है ये कहलाई जाएगी एक नॉन इन्वर्टिंग एडर का आउटपुट, और इसे हम एक स्केलिंग या समिंग सर्किट का आउटपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक स्केलिंग फैक्टर हमारे इनपुट के साथ जुड़ के हमें आउटपुट में मिल रहा है।
अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एडर होता है वो फेज शिफ्ट नहीं देता है, इसलिए हमारे आउटपुट में कोई भी नेगेटिव साइन हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर मतलब कि दोनों को दो इनपुट्स को घटा के आउटपुट देने वाला। सब्ट्रैक्टर सर्किट को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि ओपैम एक तरीके से डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ही। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि ओपैम क्या करता है, जो भी इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेज लगाए होते हैं उनका डिफरेंस ये आउटपुट में देता है। तो ये है हमारा एक सब्ट्रैक्टर सर्किट। सब्ट्रैक्टर को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनपुट्स जो होते हैं वो दोनों टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, दोनों इनपुट्स पे हम इनपुट्स लगाते हैं टर्मिनल्स पे, जिससे जो आउटपुट मिलता है वो दोनों इनपुट वोल्टेजेस का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके आउटपुट में एक सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। इसे हम एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। अब यहाँ देखिए, दो इनपुट हमने लगाए हैं V1 और V2। V2 इनपुट लगाया है हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, V1 इनपुट लगाया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज हो गया VA, VB हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। I1 करंट है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल इस ब्रांच का करंट, I2 करंट हो गया इस ब्रांच का करंट, और IF है हमारा फीडबैक ब्रांच का करंट। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों ब्रांचेस के अंदर हम डिफरेंट करंट्स की वैल्यू निकाल के फिर हम क्योंकि वही कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अभी भी लगेगा कि जो VA का वोल्टेज होगा वही VB का वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 करंट मतलब करंट फ्लो हो रहा है V1 वोल्टेज से, तो V1 को हम हाई वोल्टेज मान लेते हैं। इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वो होती है करंट की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू हो गई V1 माइनस VA अपॉन R1, I2 की वैल्यू हो गई V2 माइनस VB अपॉन R2, यहाँ से V2 माइनस VB अपॉन R2, और IF की वैल्यू हो गई VA माइनस V आउट अपॉन R3। बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA और VB की वैल्यू इक्वल है, तो VB की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। तो VB इस ब्रांच के ऊपर वोल्टेज है, तो VB की वैल्यू हो गई R4 अपॉन R2 प्लस R4 इंटू V2, R4 अपॉन R2 प्लस R4 इंटू V2। नाउ इफ़ अगर हम V2 को ज़ीरो कर देते हैं, अब हमें जो आउटपुट निकालना है वो इस तरीके से निकालेंगे कि एक बार हम इसको ज़ीरो कर देंगे, एक बार इसको ज़ीरो कर देंगे। उसी तरीके से हम आउटपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि दो वोल्टेज सोर्स की वजह से एक साथ नहीं निकाला जाता है, एट ए टाइम एक ही वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया जाता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक बार एक वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर देंगे और दूसरी की वजह से आउटपुट निकालेंगे, और फिर इसको ज़ीरो कर देंगे और इसकी वजह से आउटपुट निकालेंगे। तो अगर हमारा V2 वोल्टेज को ज़ीरो कर दिया तो V आउट A मतलब इन्वर्टिंग की वजह से आउटपुट क्या होगा, माइनस R3/R1 इंटू V1। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, V आउट A मतलब इन्वर्टिंग की वजह से क्या आउटपुट आ रहा है, माइनस V1 इंटू R3/R1। RF/R1 होता है, यहाँ फीडबैक रजिस्टर R3 है हमारा। नाउ अगर हमने V1 की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया और इसे माना एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उस केस में V1 ज़ीरो हुआ, V आउट B नॉन इन्वर्टिंग की वजह से आउटपुट कितना होता है, V2 इंटू VB की वैल्यू कितनी है, V2 इंटू R4 अपॉन R2 प्लस R4, ये तो वैल्यू हो गई VB इंटू 1 प्लस RF/R1, जिसको सॉल्व करके लिख दिया, RF की वैल्यू है R3, इसको सॉल्व करके लिख दिया हमने R1 प्लस R3/R1। नाउ आउटपुट टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, दोनों वोल्टेजेस का सम। दोनों वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे और हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल जाएगी। अगर हम इस आउटपुट इक्वेशन के अंदर वही सारे रेजिस्टेंस R1 और R2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल कर दें और R3 और R4 की रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल कर दें, अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पुट करेंगे, तो सपोज़ कीजिए आपने R3 R1 एज इट इज़ रखा, R4 की जगह R3 रखा और
R2 की जगह R1 रखा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, R3 अपॉन R1 प्लस R3, यहाँ है ही R1 प्लस R3 अपॉन R1, ये वैल्यूज़ आपस में R1 प्लस R3 से कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ मिल जाएगा R3 बाई R1। R3 बाई R1 दोनों वैल्यूज से हम कॉमन लेंगे और आउटपुट इक्वेशन हमें मिल जाएगी R3 बाई R1 इंटू V2 माइनस V1। मतलब जो भी दोनों इनपुट वोल्टेजेस हमने अप्लाई किए थे उन दोनों का डिफरेंस विथ अ स्केलिंग फैक्टर हमें आउटपुट में मिलेगा। और अगर यहाँ भी हम R1 और R3 की वैल्यू को इक्वल कर दें, मतलब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम इक्वल कर दें, तो हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ गेन कितना हो जाएगा 1 और आउटपुट मिल जाएगा V2 माइनस V1। इस तरीके से हमारा सबट्रैक्टर सर्किट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इनपुट एट बोथ द टर्मिनल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। जैसे कि इसका नाम ही है वोल्टेज फॉलोअर, मतलब कि वोल्टेज को फॉलो करने वाला। तो वोल्टेज फॉलोअर एक सर्किट ऐसा है जिसका गेन होता है 1, मतलब कि फॉलो करने वाला मतलब कि जो भी इनपुट दिया है आउटपुट में हमको वो का वो ही मिलेगा। मतलब ये वो सर्किट है जो उसका आउटपुट एग्जैक्टली अपने इनपुट को फॉलो करता है। अब आप यहाँ देखिए, इस फीडबैक पाथ में हमने कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया है, मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो ही हमने इनपुट में फीडबैक किया है। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट लग रहा है वो ही हमें आउटपुट में मिलेगा। ये सर्किट कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं करता है, कोई भी एम्प्लीफाइंग गेन नहीं देता है। ये एक तरीके से एमिटर फॉलोअर सर्किट के जैसा ही होता है। इसको हम बफर एम्पलीफायर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर या आइसोलेशन एम्पलीफायर भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम जब इसका गेन ही कुछ नहीं है, जो इनपुट दिया है वही आउटपुट में दे रहा है, तो इस सर्किट की ज़रूरत कहाँ है। तो ये सर्किट हमें यूज़ आता है जब बहुत सारी स्टेजेस होती है किसी भी सर्किट के अंदर, और दो स्टेजेस को बहुत सारी स्टेजेस कैस्केड की हुई है, एक का आउटपुट दूसरे में, दूसरे का आउटपुट तीसरे में, ऐसे जा रहा है। तो किसी भी स्टेजेस के बीच में जब हमें दोनों स्टेजेस को आइसोलेट करना हो, एक दूसरे से अलग करना हो, ताकि कोई भी अटेन्युएशन नहीं हो, कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं हो, इम्पीडेंस मैचिंग की जा सके, उस कंडीशन में हम इसे बफर क्या होता है कि एक तरीके से जो भी इनपुट दिया है उसे स्टोर करके एज इट इज़ आउटपुट में देना, तो उसको सेव करने का काम। तो वही बफर की जैसे इस सर्किट को हम यूज़ करेंगे, जो कि आउटपुट को इनपुट से दो स्टेजेस को आपस में आइसोलेट करेगा और जो इनपुट पहले को दिया जाएगा वही आउटपुट में दूसरी स्टेज को दे देगा। इसलिए इसे वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, और उन्हीं एप्लीकेशंस में जहां हमें दो स्टेजेस के बीच में आइसोलेट करना हो, अलग अलग करना हो, वहां हम वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। जहाँ भी हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस की ज़रूरत होती है वहाँ इस सर्किट को हम ज़रूर यूज़ करते हैं। थैंक यू। इस तरीके से हमारी बेसिक 3-4 एप्लीकेशंस कंप्लीट हुई, एडर की, सबट्रैक्टर की, वोल्टेज फॉलोअर। और एडर में दो तरीके से मान लीजिए आप, नॉन इन्वर्टिंग एडर और इन्वर्टिंग एडर। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को एज अ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। थैंक यू।